मित्रों का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो लोकतंत्र और विविधता। तो पहले अफ्रो अमेरिकन। तो अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो सबसे पहले अश्वेत शब्द। श्वेत और अश्वेत में क्या अंतर है? तो श्वेत शब्द होता है कि जो सफ़ेद लोग होते थे वो अपने लाने, गोरे लोग होते थे वो अपने लिए श्वेत शब्द इस्तेमाल करते थे, और अश्वेत मतलब जो काले लोग थे। क्या हुआ कि उस समय अमेरिका में जो गरीब थे तो उन लोगों को खरीद कर बेचा जाता था, उनका व्यापार चलता था गुलाम बनाकर। कब? 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। तो वो गुलाम बनाकर लाए गए और उसके बाद वो गरीब रह गए बेचारे। तो उन गरीबों के लिए अमेरिका में कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। जब उनको सुविधाएं नहीं थी तो आगे आप देखेंगे कि उन्होंने आंदोलन किया। तो पहले तो अश्वेत शब्द कौन थे? अफ्रीकी लोग, अफ्रीकी लोगों के वंशज। कौन? जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए। 17वीं सदी मतलब 1600 से शुरू होकर 1600 मतलब 1601 से आप लगभग 19वीं सदी यानी 1899 तक। 1600 से शुरू होकर 1899 ईस्वी तक जो अफ्रीका के लोग खरीद कर अमेरिका लाए गए वो सब अफ्रो अमेरिका कहलाते हैं। मतलब अफ्रो अमेरिकन यानी काले लोग कहलाते हैं। और वो कैसे आए? गुलाम बनकर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको जानते हैं अश्वेत शक्ति का आंदोलन। तो ये 1966 में शुरू हुआ, 1975 तक चलता रहा। तो 1966 में ये शुरू हुआ। शुरू कब हुआ? 1966 में। और चलता कब तक रहा? 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना में भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसके जनक कौन थे इस आंदोलन के? तो इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन ने आपको लोकतंत्र की परिभाषा भी थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है। और उन्होंने ही इस आंदोलन की भी शुरुआत की 1966 में। 1966 से शुरू होकर यह 1975 तक चलता रहा। बाद में अब्राहम लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। तो जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब जाकर यह अश्वेत शक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा। इसके बाद आपने सुना होगा कि अभी बराक ओबामा भी अश्वेत ही राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो इस तरह से ये उस समय की बात है। तो ये चलता रहा नस्लवाद को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कितने साल चला? 9 साल चला। ठीक है, कितने साल चला? 9 साल आंदोलन चला। और ये इसका रवैया ज़्यादा उग्र था। ज़्यादा उग्र का मतलब होता है ये मरने मारने को उतारू थे। ये सोचते थे कि मर जाएंगे या मार देंगे या फिर हमें अपना अधिकार चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा उग्र था। फिर आपने एक देश का नाम सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम, जो इसमें आते हैं इंग्लैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये सारे देश आते हैं काय में? यूनाइटेड किंगडम में। तो अब इसमें आप पढ़ेंगे अगली बार नीदरलैंड के बारे में। ठीक है, तो नीदरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मतलब ये है कि नीदरलैंड में 2 वर्ग में धर्म बटा हुआ है। एक तो है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। लेकिन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों में अमीर और गरीब हैं।
परिणाम यह है कि आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। तो नीदरलैंड और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्म कहाँ कहाँ हैं? नीदरलैंड में और यहाँ आयरलैंड में, दोनों जगह हैं। लेकिन नीदरलैंड में इनमें मारकाट नहीं होती। इनमें मारकाट कहाँ होती है? इनमें मारकाट होती है आयरलैंड में। आयरलैंड में इनमें मारकाट होती है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। तो ये बताया गया है कि नीदरलैंड में तो ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आयरलैंड में इन दोनों में मारकाट होती है। कौन कौन में? कैथोलिक धर्म वालों में और प्रोटेस्टेंट हैं दोनों। ईसाई धर्म के दोनों रूप हैं, कैथोलिक भी है और प्रोटेस्टेंट। दोनों धर्म काय में आते हैं? ईसाई में। लेकिन इनमें नीदरलैंड में तो इनमें मारकाट होती है, लेकिन और आयरलैंड में तो इनमें मारकाट होती है, सॉरी। तो लेकिन नीदरलैंड में ये लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यही है। तो अब ये दोनों कहाँ के हिस्सा हैं? ये यूनाइटेड किंगडम के हिस्सा हैं। यूनाइटेड किंगडम में 5-6 देश आते हैं। तो इन 5-6 देशों में आपने देखा होगा कि नीदरलैंड भी है, आयरलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, ये सब आते हैं। अकेला आयरलैंड और इंग्लैंड मिलके बनता है ब्रिटेन, और जब ये 4-5 देश मिल जाते हैं तो बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो इन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म के बारे में बताया गया है कि वहीं तो ये नीदरलैंड में मिलजुल कर रहते हैं, और वहीं आयरलैंड में ये आपस में मारकाट करते हैं। तो ये भी आपको बताया है और ये समझना है। तो अब आते हैं आप उत्तरी आयरलैंड में 55% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिकों का नेतृत्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। तो नेशनलिस्ट पार्टियां भी कहती हैं जो नेशनल अपने ही देश का वो प्रतिनिधित्व करे, और यूनियनिस्ट पार्टियां भी कहलाती हैं जिनकी एक अपनी यूनियन होती है। अब अपनी यूनियन का मतलब है इन पार्टियों की अपनी एक यूनियन है। वो सब किसका नेतृत्व? तो प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व को करती यूनियनिस्ट, और कैथोलिकों का नेशनलिस्ट। ठीक है। तो ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो 55% आबादी किसकी है? प्रोटेस्टेंट, और 44% कैथोलिक। तो 44 और 55 हो गए 99। इसके अलावा 1% आबादी होगी अन्य धर्मों की। तो अन्य धर्मों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 1। तो इसको जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में समरूप समाज है। तो जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में समाज कैसे है? समरूप। समरूप का मतलब एक से, एक जैसे, सभी एक जैसे समाज हैं। कहाँ कहाँ? जर्मनी और स्वीडन में। तो जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में समाज समरूप है। भारत काफ़ी बड़ा देश है जिसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि भारत एक बड़ा देश है जिसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये भारत की बात है। भारत में अनेक समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। यहाँ के कानून में ही लिखा है, संविधान में सभी समुदाय के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो और जर्मनी और स्वीडन में समरूप समाज है। ठीक है। ये इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। अमेरिका अश्वेत लोगों को आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं। तो अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं इनमें एक सामाजिक अंतर, सामाजिक का मतलब होता है रुपया, पैसा और ये तमाम प्रकार का अंतर। तो इनमें ऐसा भी अंतर है। तो अमेरिका में जो अश्वेत हैं बेचारे, वे गरीब भी हैं और बेघर भी हैं। गरीब हैं और बेघर हैं, और इनमें ये भेदभाव के शिकार हैं। तो ठीक है, गरीब मतलब इनके पास जब इन्हें नौकरी में नहीं रखा जाएगा, किसी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, तो बेचारे गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, और सरकार इनकी सुनती नहीं है उस समय। आज नहीं, आज की स्थिति नहीं है बता रहे, ये उसी समय की है। तो ये भेदभाव के शिकार बन जाएंगे। फिर है सामाजिक विभाजन। तो अधिकांशतः जन्म पर निर्धारित होता है। किसी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। तो
अधिकांशतः जन्म पर निर्धारित होता है। सामाजिक व्यवस्था हमेशा जन्म पर तो निर्धारित होता ही है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, वो अंबानी के घर में जन्म लेता है, और एक व्यक्ति है वो एक भिखारी के घर में जन्म लेता है। तो जो अंबानी के घर जन्म लिया जिस बच्चे ने, वो तो जन्म से ही अरबपति हो गया, और जिसने भिखारी के घर जन्म लिया वो जन्म से ही रोड-छाप हो गया, मतलब गरीब हो गया। तो ये सामाजिक विभाजन है। इसको क्योंकि भगवान जब जन्म देता है तो एक बच्चे को अमीर घर में पैदा कर देता है और एक बच्चे को गरीब घर में। तो ये क्या है? ये सामाजिक विभाजन है। और सामाजिक विभाजन है, इसी विभिन्नताओं पर जोर देने की बात है। ये देशों को खतरा मान कर चलना चाहिए। तो भी देशों को खतरा मान कर क्यों कर चलना चाहिए? क्योंकि जो फिर अमीर लोग हैं वो गरीबों पर अपना हुक्म जमाते हैं, और हुक्म जमा कर उन पर ही अपना शासन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यह समझ। फिर आता है आपका लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। तो लोकतंत्र क्या है? जहाँ सबके हितों का ध्यान रखा जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। सबके हितों का मतलब एक अमीर से लेकर एक गरीब तक सबकी जो बीच में खाई है उसको बांटा जाए। खाई क्या है? एक के पास तो 1 अरब है और एक के पास 1 रुपया नहीं है, तो इन दोनों के बीच जो खाई है उसको बांटा जाए। तो ये सब है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन, सामाजिक राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, और इस स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इस तरह से लोकतंत्र के एक राजनीतिक लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंट तथ्य। इसमें जो लक्ष्य में सबसे पहले नस्ल भेद किसे कहते हैं? तो किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। तो किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। फिर है रंग भेद। रंग भेद भी लगभग उसी जैसा है नस्ल भेद जैसा। तो नस्ल भेद में क्या है? नीचा या वो समझना, एक जैसे अमीर घर में पैदा हो गया और एक गरीब घर में पैदा हो गया, तो अमीर घर का जो लड़का पैदा होता है वो गरीब को हीन समझता है, जबकि ये उसकी कोई बुराई नहीं है। फिर है रंग भेद। तो रंग भेद में क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहाँ श्वेत व अश्वेत। तो ठीक है, ये है रंग के आधार पर। तो श्वेत या श्वेत के बीच जो भेदभाव होता है वो होता है रंग भेद। ठीक है, इनमें अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जबकि उनका कुछ उसमें वो नहीं है, फिर भी इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका रंग भेद। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया, तो अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति अपनाई गई, जिसको उन लोग सभी लोगों को, बेचारों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन अब आज की स्थिति ये नहीं है। आज की स्थिति में तो अब्राहम लिंकन ने यहाँ तक करवा दिया है कि वहाँ की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी एक काले रंग का खिलाड़ी होगा। आपने देखा होगा कि अफ्रीका की जो टीम आती है क्रिकेट की खेलने, वहाँ भी एक काले रंग का खिलाड़ी एक ज़रूर होगा, चाहे वो अच्छे से खेलता हो या कैसा भी हो। तो ये होता है। फिर है समरूप समाज। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती, तो वो कहलाता है समरूप समाज। ऐसी समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, वो सब क्या कहलाता है? समरूप समाज। फिर है विभाजित समाज। एक ऐसी समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं बहुत गहरी होती हैं। तो समरूप समाज का मतलब है जहाँ लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, जहाँ पर कोई भी जातीय भिन्नताएं नहीं होती हैं, वो तो कहलाता है समरूप समाज। और जहाँ ये सारी भिन्नताएं होती हैं वो कहलाता है विभाजित समाज। तो ये तो अब आते हैं आप लोकतंत्र की विविधता में स्मरणीय योग्य बातें। तो सबसे पहले समरूप समाज, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक इसमें समरूप समाज क्या है? एक ऐसा जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है। फिर नंबर 2, एफ्रो अमेरिका। उन अफ्रीकी लोगों की संतान जिन्हें 17वीं सदी में तो जिसमें गुलाम बनाकर लाया गया था उन्हें, तो भी हैं 17वीं सदी में। फिर तीसरा है नस्ल भेद।
तो नस्लभेद किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचे या हिंसा नस्लभेद कहलाता है। तो कैसे, जैसे यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं, समाज एक ही है। ये हो गया आपका समाज। यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक गोरे हैं एक काले हैं। इनमें से कोई किसी को अगर हीन समझता है तो वो कहलाता है नस्ल भेद। ठीक है, तो ये हो जाता है नस्ल भेद। फिर है रंग भेद। तो रंग भेद है रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो रंग के आधार पर गोरे या काले में भेदभाव करना, ये कहलाता है रंग भेद। नस्ल भेद कहलाता है आपका पैसों के आधार पर, और रंग भेद कहलाता है रंग के आधार पर। फिर है दलित। तो दलित क्या है? भारत के निर्धन, भूमिहीन और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो थे उन्हें दलित कहा गया। जैसे निर्धन थे, भूमिहीन थे, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से उनसे छुआ नहीं जाता था या उनसे तमाम प्रकार के भेदभाव किए जाते थे, तो ये लोग कहलाते थे दलित। फिर है असह्य शक्ति आंदोलन। नस्ल आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए अमेरिका में 1966 से 1975 के बीच जो आंदोलन चलाया गया, हिंसक आंदोलन, उसे कहते हैं असह्य शक्ति आंदोलन। ये लोग कहते थे कि या तो मर जाएंगे या मार देंगे, मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। फिर है प्रवासी। तो प्रवासी होते हैं जो दूसरे देशों या नगरों में जाकर बसने वाले लोग, अस्थायी तौर पर आर्थिक अवसरों के लिए दूसरे देशों या नगरों में बसने वाले लोग, ये प्रवासी कहलाते हैं। जैसे कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत में आकर बस जाए पैसों के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो प्रवासी कहलाएंगे। फिर है विभाजित समाज। तो विभाजित समाज क्या कहलाता है? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं बहुत गहरी होती हैं, वो कहलाता है विभाजित समाज। जैसे आज भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों, लेकिन यहाँ तो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अगर कहीं जाकर ये मिलजुल कर ना रहें तो वो विभाजित समाज की आता है। फिर होता है बहुल समाज। विभिन्न विचारों में पंथों वाला समाज। तो बहुल समाज मतलब जो एक समाज के लोग ज़्यादा मात्रा में हो, वो बहुल समाज कहलाता है। फिर है अब अपवर्जक भेदभाव। समाज के किसी वर्ग या जाति से दूरी बनाए रखना या अपने समूह से निष्कासित करना, ये कहलाता है अपवर्जक भेदभाव। तो जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को उससे कोई भी समाज आकर ना मिले, जब एक समाज बन जाए जिससे कोई भी व्यक्ति भेदभाव रखता है और कोई भी उससे मिलता नहीं है, तो वो कहलाएगा अपवर्जक भेदभाव। इसके बाद आता है अलगाववाद। तो ये अंतिम टॉपिक है आज का, अलगाववाद। अंतिम वो, तो एक क्षेत्र या जनसमूह के सामने बड़े समूह या देश अलग होने की स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा को अलगाववाद कहलाते हैं। तो एक क्षेत्र या जनसमूह का अपने बड़े समूह या देश से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा, मतलब एक अगर किसी को भेदभाव किया जा रहा है तो वो अपने एक देश का निर्माण करना चाहता है, तो उसे अलगाववाद कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो ये आज आपका ये तीसरा पार्ट लोकतंत्र